हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लेट हो गई, पर अब वीडियो लगातार कंटिन्यूअस आती रहेंगी। तो मगध किंगडम का हम लोग चल रहे थे। मगध किंगडम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाए। आपको जो भी पूरी सीरीज चली यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की उस सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इस पे जाके देख सकते हैं कि जितनी प्लेलिस्ट के नाम सारे हमने दे दिए जो हमारे टिस्का एकेडमी पे चल रहे हैं, तो आप उसको देख के अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है। उसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके सर्च कर सकते हैं। जो हमारा वीडियो जो हमारा चैनल है उसके इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉलो करने के लिए मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप हमसे बात कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, उसके बाद अजातशत्रु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उदयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंदा डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में अलेक्जेंडर का जो इन्वेशन हुआ था, अलेक्जेंडर की जो हमला हुआ था नंदा डायनेस्टी के समय में, उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिंबिसार का ये जो टाइम पीरियड है वो 546 टू 494 बीसी, यानी 546 से 494 बीसी के आसपास है। और ये हरन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसने भी मैट्रिमोनियल अलियांस को यूज किया था पावरफुल बनने के लिए। मैट्रिमोनियल अलियांस का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक लड़का एक जगह का कोई किसी देश का राजा किसी दूसरे देश की रानी से शादी कर लेता है, या रानी शादी कर लेता है, या दूसरे देश के राजा की बहन या उसकी कजिन सिस्टर या किसी से भी ऐसे, अगर वो उस दूसरे राज्य की किसी गर्ल से शादी कर लेता है जो कि राजा से डायरेक्ट बिलोंग करती है, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है, चाहे वो उसको किसी भी रूप में मिले, चाहे उसको कोई गांव मिल जाए, कोई शहर, कोई राजा अपने शहर का कोई हिस्सा दे दे उसको। तो इस तरह से चीजें मिलती हैं एक दहेज के तौर पर, आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ सिर्फ दहेज ही नहीं, और इसके अलावा मतलब कहीं अगर आक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं दोनों लोग मिलके जो आक्रमणकारी होता है उस पर हमला करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप ही हैं, आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए कि जैसे आपकी माता जी होंगी, माता जी के आपके भाई होंगे, यानी कि जो आपके मामा लगेंगे, तो वो मामा का भी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता होगा। आप कहीं पे भी कहीं का भी किसी मुसीबत में आप फंसते हैं तो मामा नाना आपके मैटरनल साइड है, यानी कि जो मातृत्व साइड के जितने लोग हैं वो लोग आपको काफी मदद कर देंगे। तो ये ठीक उसी तरह से बिंबिसार में मैट्रिमोनियल अलियांस का बिंबिसार ने भी यूज किया था, और हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में महाजनपद में इसका काफी यूज किया गया था। तो इसने भी मैट्रिमोनियल अलियांस का यूज किया ताकि ये पावरफुल बन पाए। ये ऐसा, अब देखिए इसमें क्या था, इसने पहली शादी जो की वो कोसाला के किंग प्रसेनजीत, कोसाला जो एक महाजनपद था उसके राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बहन थी कोसाला देवी से इसने इन्होंने शादी की, और इनको काशी जो है दहेज में मिला। काशी को दहेज, मैंने आपको अभी बताया था आपको, उसी तरह से। दूसरी शादी इन्होंने की लिच्छवी प्रिंस के साथ, जिसका नाम था चेलना। और ये जो है उसके बाद इससे क्या हुआ कि इससे शादी करके फायदा क्या हुआ इनको कि ये नॉर्दर्न फ्रंटियर, यानी कि जो नॉर्थ फ्रंटियर था उस समय का इंडिया का, वो उसका एक सिक्योरिटी मिल गया, क्योंकि वहां पे लिच्छवी की जो वैशाली में पड़ता था लिच्छवी, तो उसकी पकड़ काफी मजबूत थी तो वहां के राजा की। तो इसलिए वहां के प्रिंसेस से शादी करके उनका वहां का दामाद बनने के बाद इनकी पकड़ वहां पे मजबूत बन गई। और इस साथ ही साथ इनके नेपाल में भी पकड़ मजबूत बनी, क्योंकि नेपाल में भी इनका राज था लिच्छवी का। तीसरा क्या था, तीसरी इन्होंने शादी की खेमा से। खेमा एक थी और रॉयल हाउस मदरा में थी, जो कि सेंट्रल पंजाब में है। तो पंजाब की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिल गया। तो इस तरह से इसने अपने आप को तीनों तरफ से सिक्योर कर लिया। अब इसने क्या किया, इसने इसके अलावा इसने एनेक्सेशन, यानी कि अब किसी दूसरे राज्य का अपने राज्य में विलय कर लेना का भी एक नियम बनाया अपने एम्पायर को एक्सपेंड यानी बढ़ाने के लिए। और साथ ही इसने डिफीट किया कई लोगों को, जिसमें ब्रह्मदत्त जो अंग महाजनपद के थे, ब्रह्मदत्त वो भी इसमें शामिल है। इसने अंग जनपद के राजा को हरा के उनके राज्य को अपने राज्य में मिला के उसे मजबूत बना लिया था, डायनेस्टी को और बड़ा बना लिया था इसने। ये और साथ ही ये फ्रेंडली रिलेशन भी रखते थे अवंती के साथ। अवंती के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशन थे, लेकिन इनके बेटे के नहीं थे। वो कैसे, आपको आगे पता चलेगा। इन्होंने अपने किंगडम को रीऑर्गेनाइज किया, और क्योंकि इनकी प्रशासनिक जो स्किल थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो थी वो काफी अच्छी थी, तो इन्होंने हर चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक किया बिंबिसार ने। उसके बाद ये था कि ये कंटेम्परेरी थे दोनों के, यानी कि कंटेम्परेरी का मतलब होता है उस समय पे थे जब गौतम बुद्ध भी थे और महावीर भी थे, जैन दोनों के समय में ये बिंबिसार जो है उस समय दोनों समय में थे।
ये दोनों को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका देखा गया है कि गिफ्ट जो इनको काफी इन्होंने दिया हुआ है, जो भी जिक्र है पहले कि पुराने इतिहास के पन्नों में, उसमें बुद्ध संघ को इन्होंने, यानी बुद्धिस्ट को इन्होंने सबसे ज्यादा दिया। तो ये माना जा सकता है कि बुद्धिस्ट के मेनली फॉलोअर थे। हालांकि मानते ये दोनों को थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, सपोर्ट दोनों को करते थे, लेकिन बुद्ध संघ को ज्यादा सपोर्ट करते थे। अब देखिए बात आती है इनके बेटे की, अजातशत्रु। तो इन्होंने 546 से 494 बीसी तक राज किया। अब आते हैं 494 से 462 बीसी। तो अब 494 से 462 बीसी में कौन थे इस समय? तो देखिए ये अजातशत्रु के ने कई मिलिट्री, ये युद्ध में काफी यकीन रखते थे, इनका युद्ध में काफी यकीन था। तो ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन्होंने बहुत किया, बहुत इन्होंने लड़ाइयाँ की। कौशाला पे भी, जो इनके मामा का घर था, इन्होंने वहां पे भी हमला किया और उनको भी हरा के इन्होंने उस राज्य को भी जीता था। 16 साल तक झगड़ा किया था, 16 साल तक की लड़ाई युद्ध चली थी वहां। और वैशाली पे भी इन्होंने, मतलब ये थोड़े से, मतलब जैसे जिद्दी टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक उस टाइप के अजातशत्रु थे कि व्यवहार की अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने कई युद्ध नीति पे चलते थे ये, तो ये किसी को छोड़ते नहीं थे उसमें। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि जो इनकी कॉन्फेडरेसी थी का जो पूरा राजपाट था वो लेट किया जा रहा था, यानी कि नेतृत्व इसका किया जा रहा था लिच्छवी के द्वारा, वैशाली के लिच्छवी के द्वारा। वो 16 साल तक ये मतलब युद्ध चला, जिसके बाद वो जीते, इन्होंने लिच्छवी को जीता। आप देखिए इसने समझा, एक छोटा सा विलेज था पाटलीग्राम, दिल्ली के पास पड़ता है ये, तो इसकी भी इन्होंने जो इंपॉर्टेंस थी उसको समझा और उसको फोर्टिफाई किया, उसको मजबूत किया, और उसी को बेस बनाया था उन्होंने वैशाली से लड़ने, क्योंकि वैशाली का जो 16 साल का युद्ध कम नहीं होता है। 16 साल अपने ही परिवार में, एक तरह से खानदान में अपने लड़ रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां की किस तरह की कितनी चीजें इन्होंने फेस की होंगी। तो इसीलिए इन्होंने पाटलीग्राम को, जो कि पाटलिपुत्र है प्रेजेंट में, पाटलिपुत्र इसको कहा जाता है, जहाँ कई युद्ध लड़े गए हैं, तो वो वहां पे वो उसको इन्होंने अपना बेस बनाया। अब ये दोनों को फॉलो करते थे, बुद्धा को, जैन को भी। पर ये इन्होंने अपनी जिंदगी की जब शुरुआत की थी तब ये जैन को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में बुद्धा को फॉलो करते थे। ये बरहुट में एक स्कल्पचर दिया है, एमपी में पड़ता है शायद, तो वहां पे ये एक बरहुट है, वहां पे स्कल्पचर में ये चीज का जिक्र है। अब एक महावंश के अनुसार इन्होंने कई चैत्य और विहार भी इन्होंने बनाए थे। चैत्य और विहार का मतलब होता है कि जैसे होता है मठ, और जहाँ पे मेनली बुद्धिस्ट वगैरह लोग ठहरते हैं वो, और जहाँ अपना ज्ञान देते हैं, या जहाँ पे लोग ठहरे रहते हैं मैक्सिमम, वहाँ पे उन्होंने ये बनाया था। और महावंशा क्या है? यहाँ पे महावंशा को कहा जाता है कि इसमें जितने हिस्टोरिकल क्रॉनिकल हैं उनको अच्छे से बचा के रखा जाता है, जितने भी इतिहास हैं हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इतिहास का। ये श्रीलंका में ये रिटन किया गया है, एक एपिक पोएम फॉर्म में लिखा गया पाली लैंग्वेज में, महावंशा में। ऐसे एक तरह से समझिए, एक तरह से तो ये एक तरह से टेक्स्ट है, तो इसमें लिखा गया है चीजें महावंशा में। तो उसमें जिक्र है कि ये इन्होंने कई चैत्य विहार इन्होंने बनाए थे अजातशत्रु ने। और साथ ही साथ इन्हें फर्स्ट बुद्धिस्ट कौन से राजगीर में थे, वहां पे भी थे। अब उदयन की बात करते हैं, जो इनके बेटे थे। इसने क्या किया कि एक नया कैपिटल बनाया, पाटलिपुत्र। तो पाटलीग्राम तो उन्होंने बनाया था, उसी को अब इन्होंने पाटलिपुत्र नाम देकर पाटलिपुत्र बनाया। और ये पाटलिपुत्र का जो मेन लोकेशन था वो 2 नदियों के बीच में था, जो थी गंगा और सोन। बाद में क्या हुआ कि ये जो है कैपिटल बना मौर्यास का भी, जो पाटलिपुत्र था वो मौर्यास का भी कैपिटल बना। और लेकिन जो उदयन के बाद जितने भी रूलर आए वो उन्होंने काफी वीक सक्सेसर थे उनके, यानी कि जो उनके आगे के लोग थे, उनके जो बेटे या बाकी उनके जो उनके नेतृत्व कर सकते, जो राजा बनने की क्षमता रखते थे, वो बहुत कम थे। इसीलिए एक नई डायनेस्टी शिशुनाग था, शिशुनाग ने ओवरटेक कर लिया उदयन को, यानी हार्यन डायनेस्टी को शिशुनाग डायनेस्टी ने अपने अंडर में ले लिया। अब देखिए, अब बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी की। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शिशुनाग या शैशुनाग कहते हैं इसको। तो ये थे, इन्होंने डिफीट किया, अवंती के राजा को भी हटाया, और साथ ही साथ और ये मगध किंग एम्पायर जो उस समय का था वहां का एक पार्ट बन गया, पार्ट को इन्होंने अपने अंडर में लिया। इनके सक्सेसर जो थे इसके बाद, जो शिशुनाग के बाद आए थे, वो थे कालाशोक थे या काका वर्मन जिसको कहते हैं। ये दोनों एक ही पुरुष है, एक ही आदमी है ये, तो वो इनके सक्सेसर थे। जो अब ये इनको, अब शिशुनाग डायनेस्टी को भी बाद में नंदा डायनेस्टी ने ओवरटेक किया। अब नंदा डायनेस्टी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नंदा। फाउंडर कौन थे? महापद्म नंदा। अब इन्होंने क्या किया था? कॉन्क्वेस्ट किया था। इन्होंने अपने गंगेटिक बेसिन जो है, जो नॉर्थ इंडिया पर था, वो उसको एकदम पार कर लिया था, और साथ ही साथ अपने एम्पायर को काफी बड़ा बनाया था। महापद्मनंदा बहुत ही पावरफुल रूलर थे, और इन्होंने क्षत्रिय डायनेस्टीज को भी, कई क्षत्रिय लोगों को भी इससे काफी युद्ध लड़े थे इन्होंने, और काफी जीत हासिल की थी।
और इसीलिए इनको टाइटल मिला था एक रात, जिससे सम्राट लोग कहते थे ना, एक रात, यानी कि एक छत्रराज को कहते हैं, उसी में एक रात, इनको एक रात की उपाधि टाइटल मिला था इनको। पुराण में इनके कॉन्क्वेस्ट यानी कहाँ कहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी, कहाँ कहाँ जीते, उनके बारे में दिया हुआ है। हाथी के ऊपर इंस्क्रिप्शन जो कि कारबेला कलिंग में पड़ता है, वहां पे भी दिखा है कि कलिंग को इन्होंने कैसे जीता था, नंदा के द्वारा कलिंग कैसे जीता गया था, उसके बारे में अच्छा खासा जिक्र है इसमें। और दक्कन को भी इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन बाद में मराठाओं ने इनको ले लिया था, दक्कन को अपने अंडर कंट्रोल में लिया था, लेकिन नंदा डायनेस्टी ने इसे दक्कन को अपने अंडर में लिया। अब देखिए, एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से महापद में जो था वो 10 साल तक कम से कम इन्होंने राज किया था, और इनके बाद करीब 8 रूलर आए थे लगातार। इनके लास्ट रूलर उस समय का था धनानंदा। धनानंदा बहुत ही पावरफुल था, उसके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, और पैसा उसके पास बहुत ज्यादा था, फैबुलस वेल्थ, क्योंकि मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा एक राज था, जिसमें कि मगध को माना जाता है कि मतलब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, यहाँ आयरन, आयस, कॉपर, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ये सारी चीजें यहाँ अच्छे से मिलती थी, तो इस वजह से यहाँ पे धनानंदा यहाँ का लास्ट रोल था नंदा डायनेस्टी का। और नंदा डायनेस्टी बेसिकली आता था मगध में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि ये मगध किंगडम की बात हो रही है, ये नंदा डायनेस्टी कहां से ला रहे हैं। देखिए, किंगडम का मतलब क्या होता है? किंगडम का मतलब होता है एक साम्राज्य। साम्राज्य में कई चीजें आती हैं, डायनेस्टी में एक वंश आता है। तो जैसे मान के चलिए कि आप जन्म हुए, आप किसी पर्टिकुलर जाति के हैं, मान लीजिए मैं बेसिकली कास्ट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर मान के चले, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आप राजपूत हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो अगर आप राजपूत है क्षत्रिय, तो आपको कहा जाएगा कि आप राजपूत कुल के बिलोंग करते हैं, लेकिन राजपूत आपका मतलब एक वो हो गया कुल के आप बिलोंग करें। लेकिन अगर आप वंश की बात करें, तो आप मेनली आप राजपूत वंश के हैं, लेकिन आपका मेनली जो कुल है, जहां से जो आपका मेन बेस है, वो है ठाकुर। आप कहा गया ना कि आप ठाकुर हैं, ठाकुर लोग कहते हैं, बाबू साहब कहते हैं या ठाकुर कहते हैं, ऐसे लैंग्वेज यूपी बिहार में यूज किए जाते हैं। तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कहा जाता है। तो ठाकुर जी का मतलब है कि ये ठाकुर जी समझ लीजिए कि एक तरह से कि मगध एम्पायर हो गया, और राजपूत आपका हो गया, वंश हो गया, नंदा डायनेस्टी हुआ, चाहे हरिंग डायनेस्टी हुआ, चाहे शिशुनाग डायनेस्टी हुआ, ये सारी चीजें हो गई। अब एग्रीकल्चर उस समय के बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और वहां का जो टैक्स कलेक्शन किया था, टैक्स जो वहां से वसूला था, बहुत ही गलत तरीके से वसूला जाता था, काफी वहां की जो आम जनता थी उसका शोषण किया जाता था। और इसी चीज का एडवांटेज लेके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से, चाणक्य जो कौटिल्य जी को कहा जाता है, उनकी मदद से एक पॉपुलर मूवमेंट चलाया था नंदा रूलर के अगेंस्ट। और उसके बाद जो है, बाद में अलेक्जेंडर ने इन्हीं के समय में, यानी कि धनानंदा के समय में अलेक्जेंडर ने क्या किया था, हमला किया था इंडिया पे। अब देखिए, धनानंदा जो था, धनानंदा काफी राजपाट में विलीन रहते थे, काफी भोग विलास जिसको कहा जाता है, काफी मतलब एक आराम की मुद्रा में हमेशा रहने वाले, ज्यादा जनता के पैसे को लूटने वाले, एक इस टाइप की इनकी इमेज थी। और ये इस तरह का काम भी करते थे, और किसी के सम्मान ये नहीं करते थे। ये अपने एक होता है ना, नशे में एकदम चूर होने वाला है इंसान, वो उस टाइप के थे, जिस तरह का इनका इतिहास है। और इसीलिए कौटिल्य को भी कहा जाता है, चाणक्य को भी एक बार चाणक्य ने जब इनको एक बार समझाने की कोशिश की थी कि राजा का धर्म क्या होता है, तो चाणक्य को भी लात मार दिया था, जिससे चाणक्य गिर गए थे और उनके बाल खुल गए थे, जिससे कि बाद में उन्होंने कहा कि पंडिताई करो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तो इसी बात से नाराज होकर चाणक्य ने क्या किया था, एक पूरी स्टोरी मैं आपको एक हल्के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। बाद में आप बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे, कहेंगे अगर आप चाणक्य पे आप चाहते हैं कि हम चाणक्य पे कंप्लीट बायोग्राफी बनाए चाणक्य जी की, तो आप बताइए। ऑलरेडी हालांकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम जो है चाणक्य पे भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाणक्य चाणक्य पे अगर जाते हैं, तो चाणक्य जो थे उस समय, उन्होंने कहा था मैं तब तक, जब तक तुम्हारे साम्राज्य का मैं नाश न कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखाएं बांधूंगा नहीं। तब तक उन्होंने अपने बाल को बांधा नहीं था। तो ये इस तरह की पूरी एक स्टोरी थी। तो उसके बाद ही इन्होंने, चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को रेडी किया था, और उसके बाद इन्होंने नंदा डायनेस्टी पे हमला किया, धनानंदा पे हमला किया था, और बाद में उसे हराया भी था। अब जो अगली वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम तो पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बारे में। अलेक्जेंडर किस तरह से भारत में आया, किस तरह से, क्या अलेक्जेंडर घुस पाया था कि नहीं बना भारत में, और उस समय मतलब कहाँ कहाँ का अलेक्जेंडर का क्या इतिहास था पुराना, और कौन कौन से लोग थे, विदेशी ताकतें थी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मगध किंगडम इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। हमने कहा था आपको दो पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आपको बहुत ही एकदम क्रिस्प वे में समझा रहे हैं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा। और हमने आपको पहले ही दिखा दिया है कि हमारी कौन कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है। जो आपको इसमें से आप किसी को जानते हैं जो कि प्लेलिस्ट जिसकी किसी के काम आ सकती है, तो उसको आप सजेस्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, और उससे भी कहिएगा मैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।